देखिए आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के लिए लेकर आया हूँ, इसमें ऑल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब मिक्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सम्मिलित करना है। सूची 1 में है नगर है, ठीक है। सूची 2 में संस्थापक है, ठीक है। तब मुंबई के संस्थापक कौन कौन थे? अंगियार थे। कोलकाता के संस्थापक कौन थे? जॉब चरनॉक थे। मद्रास संस्थापक फ्रांसीसी डे थे, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे नई दिल्ली के संस्थापक कौन हो गया? एडविन लुटियंस हो गए। चंडीगढ़ का ली कार्बूजियर तो थे। अब पांडिचेरी के फ्रैंको मार्टिन। मद्रास के फ्रांसिस डे। अब भुवनेश्वर के संस्थापक कौन थे? कानिस बर्गर थे। और चार मीनार के कुली कुतुब शाह। फतेहपुर सिकरी के बहाउद्दीन। राष्ट्रपति भवन के लुटियंस। सचिवालय संसद भवन, इसका कौन संस्थापक थे? हार्वर्ड बेकर। सचिवालय संसद, देखिए इसका ट्रिक है, सचिवालय संसद हुआ बेकार, मतलब कि सचिवालय और संसद भवन का संस्थापक हार्वर्ड बेकर। और ताजमहल का कौन थे संस्थापक? अहमद लाहौरी थे। रॉक गार्डन के नेकचंद। अच्छा, प्रथम भारत में जो है प्रथम आने वाले अंग्रेजी अगर नागरिक बोला जाएगा तो कौन होगा? जॉन मिडेल हॉल थे। सेकेंड में रोजफील्ड थे, अंग्रेजी नागरिक, ठीक। अब भारत आने वाले प्रथम अगर पुर्तगाली बोला जाएगा तब हो जाएगा पहला स्थान वास्को डिगामा का। 17 मई 1498 में आया था। और दूसरा पुर्तगाली यात्री था भारत आने वाला केब्राल था। ये 9 मार्च 1500 में आया था। कितना? 9 मार्च 1500 में। अब भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली अगर गवर्नर बोला जाएगा तो फ्रांसीसी द अल्मोड़ा हो जाएगा। इन्होंने ही भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था, फ्रांसीसी द अल्मोड़ा। और वास्को डिगामा दूसरा बार कब आया था भारत? दूसरा बार जो 1502 ईस्वी में भारत आया था वास्को डिगामा। तो 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति जो है इसमें प्राक्कलन समिति होगा, क्योंकि प्राक्कलन समिति में जो है लोकसभा में जो है 30 सीट होता है और राज्यसभा में नील होता है, एक भी सीट नहीं होता है, सबसे बड़ी होता है, ठीक है। आलोक लेखा समिति में जो है इसमें लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 मतलब कि सदस्य होते हैं, 15 से 22। तो लोकसभा में 22 और प्राक्कलन समिति में 30 हो जाएगा। और एक और देखिए सरकारी उपक्रम समिति जो है ना, सरकारी उपक्रम समिति इसमें भी 22 होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अब थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए प्राक्कलन समिति, सबसे पहले प्राक्कलन समिति बारे में बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक सदस्यों की संख्या होता है। यह समिति सदस्यों का चुनाव जो है ना प्रत्येक वर्ष होता है, वो भी किस आधार पर होता है? अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है, ठीक। यह समिति जो है, ये समिति का कार्य जो है क्या है? इसका काम यही कि सरकारी खर्च में कैसे कमी आए, संगठन कैसे अच्छा से चले, प्रशासन में कैसे सुधार आए, ये सब विषय पर रिपोर्ट देती है। और ये प्राक्कलन समिति जो है कि प्रतिवेदन पर जो है ना सदन में बहस नहीं होता है, परंतु ये समिति जो अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण क्या करती है? सदन के सामने रखती है। तो प्राक्कलन समिति हो गया। आप लोकलेखा समिति चलते हैं, ठीक। लोकलेखा समिति में कितना? लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7। और लोकलेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा बंद कहते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 1 वर्षों के लिए होता है। और 1967 में कितना? 1967 में एक समिति बना जो कि अध्यक्ष के रूप में विपक्ष को ही सदस्य के रूप में चुनता था। तो 1967 से जो है लोकलेखा समिति में जो है अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के लोग बैठते थे, विपक्ष लोग चुना जाता था। यह समिति में राज्यसभा में, ठीक है, सदस्य को ही अपना सदस्य बनाता है। तो लोकलेखा समिति में जो है राज्यसभा के सदस्य को ही अपना
सदस्य माना जाता है और उन्हें वोट देने का लेकिन अधिकार नहीं है। लोक कलाकार समिति की जो है ना कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया प्रतिवेदन की जांच करता है। यह समिति संसद द्वारा दी गई राशि के अतिरिक्त खर्चा हुआ, संसद जो धनराशि देता है ना, तो अधिक खर्चा हो गया उसका जांच भी करता है, किस कारण से एक्स्ट्रा धनराशि खर्च हुआ है। यह समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों में जो है ना, वित्तीय मामलों के संचालन में फालतू खर्च, भ्रष्टाचार में कैसे कमियां हैं, ये सब कारणों का खोज करती है। यह समिति अपना प्रतिवेदन जो है ना लोकसभा को देती है, जिससे अनियमितता पे ध्यान आए और उस पर संसद में जो है ना बहस हो और ठोस कदम उठाया जाए। तीसरा है सरकारी उपकरण समिति। इसमें तो बता ही दिए हैं कि कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और ये क्या काम करता है, ये समिति ऐसे विषय की जांच करता है जो सदन या अध्यक्ष द्वारा, ठीक है ना, दिया गया हो, उस पर जांच करता है। और महालेखा नियंत्रक के प्रतिवेदन का भी जांच करता है लोक लेखा समिति, जैसा ही भी है। सरकारी उपकरण समिति जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की भी जांच करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह विषय का कथन किसका था? ये केसी वियर का था। यह कथन किसका था? केसी वियर का था। तो क्वेश्चन संविधान पर आया, थोड़ा संविधान पर चर्चा हो जाए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए शुरू से बोलते हैं, हमारा संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऐसे बहस कितना नहीं हुआ था, 1 से 14 दिन कुल बहस हुआ था। और हमारा संविधान जो है संविधान सभा को मंजूरी मिला था 26 नवंबर 1949 को। अब पारित उसी को पारित बोलते हैं। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान हम लोग का लागू हो गया था। और संविधान सभा के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष अगर बोला जाएगा तो भीमराव अम्बेडकर है। और लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, संविधान जो है ना, हम लोग भारत संविधान जो है लिखने वाला राइटर कौन था? प्रेम बिहारी नारायण थे, याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में एक वो था काउंसिल चैम्बर था, पुस्तकालय था, वहाँ पर हुआ था। न्यू दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। उसी समय जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, मतलब 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और दूसरी बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अच्छा, और थोड़ा और बोलते हैं, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति के इसका भी जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। और सुनिए, भारत का संविधान जो है ना 80% से अधिक भारत अधिनियम परिषद 1935 से लाया गया, 80% अधिक। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका आलोचना भी की है। उसके आगे जब आपको सुनाएगा ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, उसमें पर डिटेल कर देंगे। और एक चीज़ याद रखिए क्या, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में संशोधन हुआ था। तो उसमें 3 चीज़ जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता, अखंडता सब जोड़ा गया था। लेकिन कुछ विद्वानों ने बोले थे कि संविधान से छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसको संशोधन किया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने बोले थे कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। देखिए, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य जो है में ही, मतलब कि ये कहे थे कि हर संविधान के जो है ना मूलभूत ढांचा में जो है संशोधन किया जा सकता है, लेकिन क्या उसको बढ़ा चढ़ा आगे किया जा सकता है, लेकिन उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके मूल ढांचा में जो है ना उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में है कि राज्य के नीति निषेध तत्व कहाँ के संविधान से अपनाया गया है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या आया है? एक तो राज्य के नीति निषेध तत्व आया है, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल भी आया है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है
12 सदस्य को मनोनीत जो किया था वो भी आया है। अच्छा, कुछ हम लोग का स्रोत जो है किस देश से हम लोग क्या क्या मतलब कि आया है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा अमेरिका से आया है। मौलिक अधिकार आया है, न्यायिक पुनरावलोकन आया है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या हुआ, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जजमेंट सुनाता है, उसको रिव्यू कर सकता है कि हम जो फैसला दिए हैं हम फिर से उसका मतलब फैसला सुनाएंगे, वही न्यायिक पुनरावलोकन होता है। ठीक। आज सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता आया है, न्यायालय की स्वतंत्रता आया है, राष्ट्रपति के निर्वाचित राष्ट्रपति और उसमें भी हो मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और महाभियोग कैसे लगाएगा वो भी यहीं से आया है। उपराष्ट्रपति का भी वहीं से आया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, मतलब यूएसए से। ठीक। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि जो है ना, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है। और वित्तीय आपात ये भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली आया है, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सब आया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान कहाँ है, प्रस्तावनिक भाषा। ऑस्ट्रेलिया का संविधान कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान क्या है, प्रस्तावनिक भाषा। प्रस्तावना शब्द बोला जाएगा ना तब यूएसए से आया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तब ऑस्ट्रेलिया से आया है। असमर्थित सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से आया है। केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंध जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से आया है। जर्मनी से क्या है, आपातकाल आया है। कनाडा से संघात्मक विशेषता आया है और राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया आया है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन आया है। रूस से मौलिक कर्तव्य आया है। पंचवर्षीय योजना भी रूस से ही आया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आया है। और अनुच्छेद का प्रावधान भी जापान से ही आया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा कि क्वेश्चन 5 में देखिए, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से मतलब क्रम से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है, तो ज्वार कहलाता है। तो इसमें थोड़ा ज्वार के भाटा के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। उच्च ज्वार कब होता है और निम्न ज्वार कब होता है। देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होगा ना, तो ये जो है 20 से 15% जो है उच्च ज्वार आएगा। लेकिन कब आएगा, अमावस्या पूर्णिमा के दिन आएगा, कोई एक दिन। ये नहीं कि ऐसा फिक्स नहीं कि अमावस्या ही में आएगा सिर्फ आएगा या पूर्णिमा में ही आएगा, किसी में भी आ सकता है। और निम्न ज्वार कब आता है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों अगर जो है ना ट्रायंगल के रूप में हो ना, अगर जब ट्रायंगल रूप में अगर तीनों अगर हो, तब इस कंडीशन में जो है निम्न ज्वार आता है। लेकिन कब आता है, तो ये जो है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में या 7वें 8वें दिन आता है। अथवा इसमें और चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब लगता है। देखिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, सूर्य ग्रहण हो गया। और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ता। और एक कारण क्या सूर्य ग्रहण का, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो उस कंडीशन में सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक। और चंद्रमा और सूर्य के बीच जो पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ये सब पॉइंट इंपोर्टेंट है। अच्छा, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है, अधिकतम दूरी कब होता है। देखिए, अपसौरिक किसको बोलते हैं, उपसौरिक किसको बोलते हैं। देखिए, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल करते हैं। उपसौरिक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पेरिहेलियन बोलते हैं। ठीक है। न्यूनतम दूरी कब होता है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होगा। ठीक है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक। 4 जुलाई को जो है मैक्सिमम दूरी होता है, उसको एपिहेलियन बोलेंगे या ऑप्सोरिक बोलेंगे। और सबसे बड़ा दिन कब होता है, देखिए 21 जून। ठीक है, कब, 21 जून को। 21 जून को इसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक। और 22 दिसंबर को उसको मकर संक्रांति बोलेंगे। दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन होगा। और सबसे छोटा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को। और देखिए 21 मार्च को, देखिए यार देखिएगा 21 मार्च को
21 मार्च को जो है दिन रात बराबर होता है, ठीक है। और 21 मार्च को बोलेंगे बसंत विषु, 22 सितंबर को बोलेंगे शरद विषु। पृथ्वी पर जो है प्रत्येक 12 घंटा 26 मिनट के बाद जो ज्वार आता है, था ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा आकर्षण शक्ति कारण आता है और दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल कारण आता है। ज्वार क्या बार आता है? 2 बार, मतलब 12 घंटा 36 मिनट पर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला बार आएगा चंद्रमा के आकर्षण शक्ति कारण और दूसरा बार जो आएगा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल कारण आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट चल रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो तराई के नाम से आता है, ठीक है। और ये थोड़ा मिट्टी संबंधित क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन एक वीडियो सिर्फ मिट्टी संबंधित होगा। टोटल 8 प्रकार की मिट्टी है, उस पर बना देंगे वीडियो, ठीक है। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है ना भारत की मिट्टी को कितना 8 भागों में बांटा गया, कितना 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट 4 मिट्टी है, जिसमें हम लिख देते हैं जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये होती है लेटराइट जलोढ़ मिट्टी, 43.3% होती है, सबसे ज़्यादा भारत में यही पाया है। लाल मिट्टी ज़्यादा नहीं, 18.6% है। तीसरा नंबर में 15.2% काली मिट्टी कितना? 15.2% है। और कृषि के लिए हम लोग जो है उपयोगी यही 4 मिट्टी ही ज़्यादा है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लेकिन और मिट्टी है जैसे मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, पिटमय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है। थोड़ा जलोढ़ मिट्टी के बारे में चर्चा कर देते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है ना नदी के पवन के अपर्दन से हुआ है। ये काफ़ी उपजाऊ होता है, इसमें फसल अच्छा उपजते हैं। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, खादर और बांगर। ये जो हम लोग पढ़ चुके थे पहले, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी जो है ना अधिक उपजाऊ होता है, बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होता है। खादर मिट्टी में क्या होता है कि नदी द्वारा जो है ना, नदी जैसे जो है हर साल बाढ़ आता है, नया मिट्टी लाती है, उपजाऊ हो जाता है। अब बांगर मिट्टी में क्या होता है कि कभी आया है बाढ़ के पानी, कभी आया है लेकिन बहुत दिनों से नहीं आया है, तो बांगर हो गया, उतना उपजाऊ मिट्टी नहीं है वो। जलोढ़ मिट्टी कहाँ तक फैला है? जलोढ़ मिट्टी जो है इसका फैलाव कहाँ तक है? पंजाब से लेकर असम तक फैला, साथ ही और नर्मदा नदी में है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, केरल के तटवर्ती भाग में भी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी की तुलना जो है ना रूस के स्टेपी से और यूएसए के प्रेरी मिट्टी से और दक्षिणी अमेरिका के वेल्ड मिट्टी से किया जाता है। तो लिख देंगे रूस की स्टेपी, ठीक, यूएसए की प्रेरी और दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड से तुलना किया था, क्योंकि काफ़ी उपजाऊ होता है, इसमें गहन खेती होता है। जलोढ़ मिट्टी में जो ना पोटास, चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और जीवाश्म कम होता है। जलोढ़ मिट्टी को नवीन मिट्टी बोलेंगे या नया मिट्टी या कॉप मिट्टी बोलेंगे। और सेकंड में लाल मिट्टी थोड़ा पढ़ लेते हैं।
देखिए लाल मिट्टी कितना परसेंट है, 18.6% है। ये दक्षिण भारत में अधिक पाया जाता है, तमिलनाडु में ज़्यादा मात्रा में है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लो ऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन जलयोजित के रूप में यह मिट्टी कुछ पीला भी दिखाई पड़ती है। यह मिट्टी में जो है, लाल मिट्टी के में जो निर्माण में जो है ना, बालुआ मिट्टी और हल्की दोमट मिट्टी, इसको क्ले बोलते हैं, दोनों का ही योगदान है। और इस मिट्टी को मतलब कि लाल मिट्टी को जो है ना एसिटिक मिट्टी बोलते हैं। इसमें जो लोहा चूना एल्युमिनियम अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है ना स्थानीय भाषा में रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। इसका भी तुलना हुआ, काली मिट्टी का भी तुलना हुआ है रूस का चेनोजम से, कैलिफोर्निया की काली मिट्टी से हुआ है। और काली मिट्टी में जो है ना, काली मिट्टी को लवा मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति कारण होता है। तो काली मिट्टी में टेक्नीफेरस जीवाश्म और टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण जो मिट्टी काला होता है। और काली मिट्टी में जो है ना कपास, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, तिलहन अच्छा मात्रा में उपजता है। चौथा मिट्टी थोड़ा करते हैं, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है ना भारत में चौथा स्थान है। लेटराइट मिट्टी का लेटर शब्द जो है लेटराइट से ही बना है। यह मिट्टी का निर्माण जो है ना ईंटा बनाने में प्रयोग होता है, लेटराइट मिट्टी का ही। और लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ औसत वर्षा सबसे ज़्यादा होता है। सर्वाधिक विस्तार केरल में है मिट्टी का लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? निक्षालन प्रक्रिया या लीचिंग प्रोसेस के द्वारा हुआ है। लेटराइट मिट्टी में जो है लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होता है। लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, गरम मसाला, रबड़ उपज होता है। चाय, कॉफ़ी, गरम मसाला, रबड़ इस मिट्टी में उपज होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया। फिर कल मेरे पास क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से।